देखिए, पहली बात तो आपको ये बताई कि आप ये ध्यान रख लें कि रिड्यूसिंग शुगर का एक तो एग्जाम्पल याद रख लें आप। क्या हो गया भाई रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल? सुक्रोज हो गया। दूसरा, ये तीन रिएक्शंस बता रहे हैं और इनमें से दो आपको 100% मिल जानी चाहिए, क्योंकि पिछले 3 सालों से ये रिएक्शंस आ ही रही हैं। पहला, आप पढ़ोगे ये रिएक्शन एच आई के साथ, जिसमें ग्लूकोज का ट्रीटमेंट किससे करा रहे हैं? एच आई से। एच आई एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सबको रिड्यूस कर देगा हाइड्रोकार्बन में। यानी कि क्या बन जाएगा? एन हेक्सेन। यानी कि अगर एच आई के साथ रिएक्शन आएगी तो उसमें जो प्रोडक्ट आप बनाओगे एन हेक्सेन लिखोगे। ये मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है। दूसरा जो रिएक्शन है सेफ साइड के लिए, वो हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन वाटर से अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। यानी कि ये जो सी एच ग्रुप आप देख रहे हो, केवल ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? सी ओ ओ एच में। ये जो प्राइमरी अल्कोहल है आपका सी एच टू ओ एच, ये प्रोटेक्टेड रहेगा। इसका ऑक्सीडेशन करना ब्रोमीन वाटर के बस की बात नहीं है, लिक्विड ब्रोमीन के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और केवल सी एच ओ को ही ऑक्सीडाइज कर पाएगा सी ओ ओ एच में। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? ग्लूकोनिक एसिड बन गया। थर्ड रिएक्शन जो बता रहे हैं, वो ब्रोमीन वाटर की जगह, लिक्विड ब्रोमीन की जगह क्या ले लेंगे हम लोग? नाइट्रिक एसिड ले लेंगे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो सीएचओ को तो ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा COOH में, साथ ही साथ जो प्राइमरी अल्कोहल है CH2OH, उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? COOH में। तो इस तरह से ये कुछ रिएक्शंस हमने आपको बताई हैं, जिसमें आपको तीन रिएक्शंस बताई केवल। इन तीन रिएक्शंस को आपको अच्छे से याद रखना है। दो, मतलब ये समझ लीजिए HNO3 वाली और जो आपका रिएक्शन है ब्रोमीन वाटर, इनमें से तो एक आ ही जानी चाहिए। दूसरा, एन हेक्सेन वाली भी पूछी ही जा रही है। एक्चुअली में क्या कर रहे हैं ना, लास्ट ईयर में क्वेश्चंस देख रहा था तो उसमें उन्होंने 4 रिएक्शन दिए, कहा कि कोई सी भी 3 आप लिखो। ठीक है, तो 3 में से आप मान के चलो 2 आपको मिल जानी चाहिए। बाकी अगर आप और करना चाहते हैं तो ये हाइड्रोक्सिल की भी रिएक्शन पूछी गई है, जैसा आप ये देख पा रहे हो। ये हाइड्रोक्सिल अमीन है NH2OH। इसका ट्रीटमेंट जब आप कराएंगे तो जो कार्बोनिल ग्रुप का O है, दिस वन, और ये NH2 का H2, ये वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा, और ये जो NOH लेफ्ट हुआ वो यहाँ पर एज इट इज डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। तो ये तीन रिएक्शन जो है आपको करनी ही करनी है, इसमें कोई भी आप नहीं छोड़ सकते। एनहाइड्राइड वाली रिएक्शन बच्चों को थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है, तो मैं भी नहीं चाह रहा हूं कि आपको बताऊं, ये केवल पासिंग मार्क्स के लिए ही चीजें हैं। देखिए, इसमें आप सब बच्चे, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होने के बावजूद भी वो रिएक्शंस नहीं मिलती जो कि ग्लूकोज को पॉजिटिवली परफॉर्म करनी चाहिए। जैसे कि ग्लूकोज शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट नहीं दे पाएगा, ये हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन यानी कि जो एडिशन रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपको क्वेश्चन MCQ की फॉर्म में आ सकता है, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप विच व्हाट रिएक्शंस आर नॉट गिवन बाय ग्लूकोज। तो उसमें एक तो हो जाएगा शिफ्ट टेस्ट और दूसरा हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं देगा। और इसी तरह से जो पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज है, इट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? द एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। एजर्शन रीजन हो सकता है भाई, एजर्शन रीजन में हो सकता है आपको ये बोल दें, आपको स्टेटमेंट दे दें एजर्शन में, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, यानी कि ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। और उसका
रीजन दे दें आपको, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप। तो इसका जो रीजन है वो है बात वही कि इंडिकेट, ये CHO ग्रुप का जो फ्री होना है वो इंडिकेट एब्सेंस को इंडिकेट कर रहा है। अदरवाइज अगर फ्री CHO ग्रुप होता तो ये रिएक्शन मिल जानी चाहिए थी। हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्शन देता है, लेकिन आपको देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन के आ रहा है ये। बच्चे ने रिएक्शन पढ़ी है ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, मैंने अभी दिखाया था आपको NH2OH वाली। लेकिन अगर पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज हो, बच्चा क्या करेगा? ग्लूकोज को पढ़ेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन किससे है? पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज के एसिटाइलेशन के बाद बनेगा। तो यहाँ पर जो पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज है वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। जैसे वहां रिएक्शन लिख के दिखाई थी और कहा था जो कार्बोनिल ग्रुप का O है और NH2OH का H2 है, वो H2 एलिमिनेट हो जाएगा और C डबल बॉन्ड NOH लग गया था वहां पर। तो ये आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो यहाँ हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर है ये बात? तो ध्यान से MCQ पढ़ के करना है आपको। और जो लग रहा है कि बातें और आपसे पूछी जा सकती हैं वो थोड़ा और ये देखिए, हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट जनरली पूछ लिए जाते हैं। हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट जो है खास करके डाइसैकेराइड्स के काफी बार एग्जाम में आए हैं। जैसे कि आपसे कहा जाए भाई सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस से क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस से क्या क्या मिल रहा है आपको? एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। आप डी याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोनों में डी ही है ना। नहीं रख पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है। बात नहीं का मतलब है कि आपसे जब हाइड्रोलाइसिस पूछेंगे सुक्रोज की और आप 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज और 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज लिखेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। डी प्लस और डी माइनस आप ना भी लिखेंगे तब भी चल जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे एजर्शन रीजन आ सकता है कि जो सुक्रोज, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, वो कैसी शुगर है? रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? फिर बात वहीं पहुंचा दी। सुक्रोज कैसी है बेटा? नॉन रिड्यूसिंग। पूरे सिलेबस की एक रिएक्शन है जो नॉन रिड्यूसिंग है। और नॉन रिड्यूसिंग क्यों है उसका रीजन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, ये एजर्शन रीजन की फॉर्म में मुझे याद आ रहा है एग्जाम्पल में भी शायद है, लेकिन आपको तो ये लाइन याद रखनी पड़ेगी। आपसे अगर क्वेश्चन आता है वाई सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो ये आप लाइन लिखेंगे, सिंस द रिड्यूसिंग ग्रुप्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, दस सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग होने का रीजन क्या है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए, जो फ्री एंड्स हैं इनके। तो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप या फ्री कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर नहीं मिल पाता हाइड्रोलाइसिस के बाद, इसीलिए ये कैसा काम करेगा? सुक्रोज के अंदर जो है ये इन्वॉल्व हो गया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसलिए कैसा काम करेगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करेगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन विच इज पॉपुलरली नोन एज इनवर्ट शुगर, ऐसा बोल सकते हैं। तो सुक्रोज को ही बोलते हैं इनवर्ट शुगर। ठीक है, क्योंकि सुक्रोज कैसा होता है? डेक्स्टो रोटेटरी, यानी कि इट विल रोटेट PPL इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट जो हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उनमें से जो फ्रक्टोज है दैट इज लीवो रोटेटरी एंड ग्लूकोज इज डेक्स्टो रोटेटरी। तो जो ग्लूकोज का डेक्स्टो रोटेशन है प्लस वाला वो कम है, और जो लीवो रोटेशन है फ्रक्टोज का वो कैसा है? माइनस का ज्यादा। तो इसका प्लस का 52.5 इसके प्लस के 52.5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है आपको? माइनस का मिलेगा। और इसीलिए
जो सुक्रोज है वो हाइड्रोलाइसिस के बाद जो सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा वो लीवोरोटेटरी होगा, इसीलिए सुक्रोज को पॉपुलरली क्या बोल दिया, इनवर्ट शुगर बोल दिया। माल्टोज की हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट याद रखना बड़ा आसान है, इसमें दोनों यूनिट किसके मिल रहे हैं, ग्लूकोज के मिल रहे हैं या अल्फा डी ग्लूकोज के मिल रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस से क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, आता ही है। पेपर सेटर पेपर को आसान बनाने के लिए सिंपली हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट ही पूछ लेते हैं। आपके एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आर गिवन फॉर द नॉलेज ऑफ द चिल्ड्रन। ये जनरली पूछे नहीं जाते, या तो आपको बना के दिए जाएंगे तो क्वेश्चन पूछ लेंगे, बनवाएंगे नहीं। चाहे आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लीजिए, आपसे कभी ये नहीं कहेंगे कि आप लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनाइए या आप सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाइए, लेकिन हाँ दे करके पूछ सकते हैं कि ये बताइए किसका स्ट्रक्चर है। तो ये बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, मिल्क की जो शुगर है उसे क्या बोलते हो आप, लैक्टोज बोलते हो। ये कैसे होंगे, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग। सुक्रोज के अलावा जो रोज घर में खा रहे हो वो सब कैसे हैं आपके, रिड्यूसिंग है। एक ही नॉन रिड्यूसिंग है जो घर पे खा रहे हो। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्च से काफी बार मिलता है आपको। स्टार्च में दो बातें केवल याद रखनी है, एक स्टार्च जो है कॉम्बिनेशन है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का, जिसमें से एमाइलोज छोटा पार्ट जिसकी स्पेलिंग छोटी उसका परसेंटेज कम 15 to 20%, एमाइलोपेक्टिन की स्पेलिंग लंबी है तो उसका परसेंटेज कैसा मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा। जो एमाइलोज है वो वाटर में कैसा रहेगा, सॉल्युबल रहेगा, कैसा रहेगा, सॉल्युबल रहेगा। और एमाइलोपेक्टिन कैसा रहेगा वाटर में, इनसॉल्युबल रहेगा। ये बात तो है ही है, लेकिन एक और बात है, वो बात ये है कि जो एमाइलोज है उसमें केवल और केवल C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलती है, किसमें, एमाइलोज में। लेकिन अमाइलोपेक्टिन में C1C4 के साथ साथ C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी मिलेंगी, जैसा कि मैं आपको ये तो एमाइलोज है, C1C4 ही केवल है। और नेक्स्ट पेज पे एनसीईआरटी के आपको एमाइलोपेक्टिन दिया है, इसमें C1C4 तो ये है ही है, साथ ही साथ C1C6 भी है, यानी कि ये स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और एक पॉलीसैकेराइड आपको और डिस्कस करना है, ग्लाइकोजन। पिछले सालों में क्वेश्चन आया है ग्लाइकोजन से। हमारी बॉडी में यानी कि एनिमल्स में जो स्टार्च का स्टोरेज है वो किसकी फॉर्म में हो, स्टार्च का सॉरी फूड का जो स्टोरेज है किसकी फॉर्म में हो रहा है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि वो बॉडी पार्ट्स लिखो जहां पर कि ग्लाइकोजन स्टोर होता हो। तो जो यहाँ दिया हुआ है एनसीईआरटी की लाइंस में देखिए, इट इज प्रेजेंट इन लिवर, मसल्स एंड ब्रेन। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर, ये बहुत अच्छा एजर्शन रीजन बन सकता है। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है मेजर कंपोनेंट ऑफ स्टार्च विच इज अमाइलोपेक्टिन। इसी वजह से ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। ठीक है, ये लिखिए, लिखा हुआ भी है आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। It is also known as animal starch because its structure is similar to amylopectin। तो एजर्शन रीजन की फॉर्म में आएगा तो आप देखिएगा। अब प्रोटीन्स के बारे में देखें। प्रोटीन्स कभी कभी मैचिंग आ जाती है कि प्रोटीन्स में कौन सी लिंकेज रहेगी, पेप्टाइड लिंकेज रहेगी। कौन सी रहेगी, पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन्स क्या है, पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स के, किसके, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें अमाइन ग्रुप भी हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो। अमाइन बेसिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा, एसिडिक। इसीलिए जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। तीन बातें बड़ी अच्छी यहाँ पर रीजनिंग में आ जाती है। पहला कि जो अमाइनो एसिड्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो बस में एक ये बात देखनी है, बिकॉज दे बिहेव लाइक सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब है जैसे NaCl की अगर एग्जांपल ले लें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं।
तो जब आप अमाइनो एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का H है वो ये लूज करेगा और ये अमाइन ग्रुप इस H पॉजिटिव को गेन कर लेगा। आप देखो एक ही मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस एक साथ आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक ही मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों, ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। तो अगर किसी भी एक मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों एक साथ आ रहे हैं तो वो आपका ज्वीटर आयन कहलाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अमाइनो एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों, बहुत सीधा सा आंसर क्या, बिकॉज दे बिहेव लाइक सॉल्ट। डन। क्या लिखेंगे, बिकॉज दे बिहेव लाइक सॉल्ट। दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि इन एक्वस सॉल्यूशन द कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लूज अ प्रोटॉन and amino group can accept a proton, giving rise to formation of zwitter ion. This is neutral because contain both positive and negative charges. आपसे assertion रीजन आ सकता है अमाइनो एसिड्स आर न्यूट्रल और उसमें दे दें एसिड ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है ना, इसकी वजह से न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल का सेंस है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, प्लीज मेक इट ए नोट। क्योंकि ये न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे हैं दोनों। एग्जामिनर जानता है कि कहाँ बच्चा गलती करेगा, हाँ कहाँ फंस सकता है, और एजर्शन रीजन में इसी बात का एनसीईआरटी की लाइंस की इंपॉर्टेंस है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल बढ़ने की वजह से बच्चों को एनसीईआरटी की लाइंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब आपसे क्वेश्चन है जो एम्फोटेरिक क्यों है, because they can react both with acids as well as bases। COOH की वजह से बेस से रिएक्शन कर पाएगा, अमाइन ग्रुप की वजह से एसिड से रिएक्शन कर पाएगा। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस वही होते हैं दोज व्हिच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, ये तीन बातें बताई। पहला, अमाइनो एसिड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बिकॉज दे बिहेव लाइक सॉल्ट। दूसरा बताया कि ये न्यूट्रल क्यों है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तीसरा, एम्फोटेरिक क्यों है, बिकॉज दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज विद द बेस। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, उसके बारे में ही बात करूंगा, लेकिन इस समय अमाइनो एसिड के टाइप पढ़ लेते हैं। ये भी काफी बार आया है कि आपसे कहें भी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल बताइए या डिफाइन करो और एक एक एग्जाम्पल लिखो। देखो भाई, ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, अब जब वो हो जाते हैं तो उनको आउटर सोर्स से लेने की जरूरत ही नहीं है, तो वो कैसे हो गए आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो गए। और ये बात गा गा के सुनानी है, मैंने आपको पहले ही बताया है, ये बात गा गा के सुनाएंगे। दो एग्जाम्पल याद रखेंगे, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, एक तो आप याद रख लेंगे ग्लाइसिन और दूसरा एलेनाइन। ये दोनों कैसे हैं, नॉन एसेंशियल, ये तो हमारे पास हैं, गा गा के बताएंगे। ठीक है, और ऐसे अमाइनो एसिड जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, मजबूरी है उनको आउटर सोर्स से ही लेना पड़ेगा, और इसलिए ये क्या कहलाएंगे, नॉन सॉरी ये कहलाएंगे आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। क्या कहलाएंगे, हाँ, इसमें आप थोड़ा सा प्यार से याद रखेंगे, हाँ लव याद कर लेंगे, एल और वी, ल्यूसाइन एंड वेलिन। ठीक है, तो ल्यूसाइन और वेलिन आपके कैसे हैं बेटा जी, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। तो पांच बातें यहां पर आपके पास आ गई अमाइनो एसिड से रिलेटेड। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड के बारे में बात कर रहे थे जो कि है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक सिंगल अमाइनो एसिड है जो कि आपका सिमेट्रिक है। कैसा है, देखो ये है ग्लाइसिन, NH2CH2COOH, और देखो बेटा जी इसमें जो ये कार्बन है इस पे दो H एटम सेम है, तो ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक।
ए कायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड। तो यहां से दो तीन बातें आपको बताई, उसको याद रखेंगे। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, all other naturally occurring alpha amino acids are optically active since the alpha carbon atom is asymmetric। नेक्स्ट बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में आप प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर पढ़ेंगे तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स एक हाईली स्पेसिफिक सीक्वेंस में पेप्टाइड लिंकेजेस के थ्रू जुड़ते चले जाएंगे। एक अमाइनो एसिड का COOH दूसरे का अमाइन ग्रुप वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और CONH लिंकेज जो है डेवलप हो जाएगी, पेप्टाइड लिंकेज डेवलप हो जाएगी। और अगर ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में अटैच होते चले गए पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू तो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगी। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनते समय कोई भी सीक्वेंस गड़बड़ हो गया तो फिर वो दूसरे टाइप की प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब उसका क्या फंक्शन रहेगा वो अलग सी बात है। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड थ्रू पेप्टाइड लिंकेजेस इन अ हाईली स्पेसिफिक ऑर्डर। उसके बाद क्या होगा, अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो दो तरह से कॉइल्ड अप हो सकता है। एक तो ये हाइपोथेटिकल हेलिक्स के चारों तरफ इस तरह से कॉइल हो सकता है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये कहलाएगा आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगा? और एक तरीका ये हो सकता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन हो वो मैक्सिमम स्ट्रेच करें एक दूसरे के साथ एंड पैरेलली और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। तो यानी कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसके दो फॉर्म्स हैं आपके पास। एक अल्फा हेलिक्स जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है, विद इन द मॉलिक्यूल एच बॉन्डिंग होती है। लेकिन जो आपका बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है, जैसे आपने अपने घर में देखा होगा जो कपड़े सुखाने का स्टैंड होता है, उसी तरह ये जिगजैग मैनर में दो या दो से ज्यादा कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक दूसरे के आमने सामने लग जाएंगे और मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। अब वहां पर जो एच बॉन्डिंग बन रही है वो कौन सी बन रही है? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बन रही है। क्वेश्चन आया है बोर्ड में, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दी ये लाइन कि अल्फा हेलिक्स में इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है, लेकिन हाँ ये दिया हुआ एनसीईआरटी में कि बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में इंटरमॉलिक्यूलर है। तो अगर आपको डिस्टिंग्विश आ जाए अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड में तो बहुत छोटा सा रीजन है। अल्फा हेलिक्स में कैसा रहेगा बेटा जी? इंट्रा, विद इन द मॉलिक्यूल, और जो आपका बीटा प्लेटेड है उसमें इंटर। अब यहां पे बात आ जाती है टर्शियरी स्ट्रक्चर की। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या है? टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो फर्दर फोल्डिंग में चला जाएगा, जैसा कि आप यहां देख रहे हो ये फर्दर फोल्डिंग में चला गया है। और यहाँ पे मेनली जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कौन कौन से इंटरेक्शन है, फोर्सेस हैं जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, डाइसल्फाइड लिंकेजेस हैं, वांडर वाल फोर्सेस हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है। आपको एमसीक्यू आ सकता है, what forces stabilizes 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, और उसमें आपको दे दें हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। डाइसल्फाइड दे दें, बिल्कुल सही बात है। आपको दे दें ग्लाइकोसिडिक, गलत। आपको दे दें फॉस्फोडाइएस्टर, वो कहां चला जाएगा? डीएनए में, तो वो गलत हो जाएगा। इन चारों में से कोई होगा, या तीन दे दें और कह दें ऑल ऑफ द अबव, तो वो सही हो जाएगा आपको। तो इनको आप याद रखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे, डाइसल्फाइड लिंकेजेस रहेंगी, वांडरवाल रहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेंगे। क्वाटरनरी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन एक बात बता देता हूं, द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ सब यूनिट्स वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जब अलग होती हैं तब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है।
ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? टर्शरी स्ट्रक्चर, क्योंकि जब प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर में आ जाती है तभी वो क्या हो जाती है? फंक्शनल। कई बार क्वेश्चन आया है आपसे, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन्स में क्या होता है? जो टर्शरी स्ट्रक्चर था आपका वो दो टाइप का हो जाता है, फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं और एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं। जैसे आपके हेयर की प्रोटीन केराटिन, जैसे आपके मसल्स की प्रोटीन मायोसिन, दो एग्जाम्पल याद रखिए। ग्लोबुलर में क्या होगा? जैसे आप ऊन ऊन का गुल्ला होता है, वैसे ही जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्वाइल्ड अप हो जाती हैं और एक स्फेरॉइडल मास बनाते हैं, वो कहलाता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ये आसानी से बच्चों को याद हो जाता है। एग के अंदर जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है वो एल्बुमिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? एल्बुमिन प्रोटीन होती है। और वाटर में कैसी होती है? सॉल्युबल होती है। ठीक है। और आपका जो पेनक्रियाज है वो जो हार्मोन रिलीज कर रहा है इंसुलिन, वो भी प्रोटीन है। वो भी कैसे है आपकी? वाटर सॉल्युबल है। और किस तरह का एग्जाम्पल है? ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। तो ये बात हो गई प्रोटीन्स की। एक लास्ट टॉपिक है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में जब कभी भी आप किसी नेटिव प्रोटीन का, ओरिजिनल प्रोटीन का टेम्परेचर चेंज कर दो, पीएच चेंज कर दो, तो वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देते हैं। आपने देखा होगा जो बर्ड्स होते हैं वो एग हैच ले करने के बाद उनके ऊपर बैठ जाते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और अगर वो ना बैठे तो उसमें से हैचिंग से बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर एल्बुमिन प्रोटीन है उसका काम है योक को न्यूट्रिशन देना, लेकिन अगर सही टेम्परेचर नहीं रहेगा तो वह एल्बुमिन प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। मुझे लगता है ये केस स्टडी का भी पार्ट बन सकता है, अगर पेपर सेटर के दिमाग में ये बात आ जाए बर्ड से रिलेटेड वाली, तो बच्चों को वो दे सकता है और 3-4 क्वेश्चन पूछ ले इसी तरह का आर्टिकल लिख करके। दूसरा आपने देखा होगा कि अगर मिल्क में मिल्क में अगर आप लेमन जूस ऐड कर दें या टाटरी वगैरह ऐड कर दें तो पीएच आपने 4 से पीछे कर दिया, यानी कि ज्यादा एसिडिक कर दिया। तो मिल्क की जो प्रोटीन है कैसीन प्रोटीन, वो भी अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या कर देगा? लूज कर देगा। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज करके किसमें आ जाएगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर में। काफी बार पूछा है एमसीक्यू की फॉर्म में, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन विच ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कंजर्व। तो कौन सा वाला यार? इंटैक्ट। कौन सा रहेगा? टर्शरी अनकॉइल्ड हो जाएगा, सेकेंडरी अनकॉइल्ड हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी कैसा रहेगा? इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। ये देखो भाई, कह रहे वेयर डज वाटर गोज एग आफ्टर बॉइलिंग द एग। तो वो एग जो वाटर की बात करें वो एल्बुमिन प्रोटीन की बेसिकली बात चल रही है। और एल्बुमिन प्रोटीन कैसी है आपकी? किसका एग्जाम्पल है? फाइब्रस या ग्लोबुलर? ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। तो कहीं जाता नहीं है वाटर, वो क्या हो जाता है? कोएगुलेशन में चला जाता है। आप देखेंगे ना जो एल्बुमिन प्रोटीन है व्हाइट व्हाइट मास कन्वर्ट हो जाता है जब एग को बॉयल करते हैं आप लोग। एंजाइम से क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जा रहे, लेकिन एक टर्म याद रख लेंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम क्या होते हैं? द एंजाइम्स विच कैटालाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विथ साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट आर नोन एज ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। अब एग्जामिनर को अगर बच्चे को स्कोर करने नहीं देना तो ये दे देगा, क्योंकि बच्चों की निगाह से ये टर्म छूट जाता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम ऐसा एंजाइम जो किसी एक सबस्ट्रेट का तो ऑक्सीडेशन कर दे और साइमल्टेनियसली दूसरा जो रिएक्टेंट वहां पर उसको क्या कर दे? रिड्यूस कर दे। ठीक है। अब आखिरी बात विटामिन की। विटामिन के संग मजबूरी ये है, ये हमारी बॉडी में बनते नहीं है। केवल विटामिन डी के या विटामिन के बारे में अगर बात करें, विटामिन डी और के बन सकते हैं, बाकी कोई नहीं बनेगा। तो ये टेबल है, इसके सोर्सेज आपको याद रखने। फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल दो तरह के विटामिन है।
जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन बी ग्रुप है, सी है, और इसको डेली डाइट में लेना जरूरी है बेटा, क्योंकि ये थ्रू यूरिन, थ्रू एक्सक्रीटा डेली आपकी बॉडी से आउट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आता है व्हाई विटामिन बी एंड सी आर नेसेसरी टू टेक इन डेली डाइट। तो रीजन क्या है? बिकॉज दे आर वाटर soluble and excreted in urine and cannot be stored. Cannot be stored वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जबकि जो फैट soluble है वो डी ई के ई कैसे फैट soluble है। अगर आपने ज्यादा खा लिया तो ये लिवर में या एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाते हैं। ये आपके पास जब भी क्वेश्चन पेपर को आसान करना होगा तो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आउट ऑफ 7 यहाँ विटामिन से देते हैं एग्जामिनर। जैसे विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया हो जाएगा, ये इसके सोर्सेज है। विटामिन बी1 का केमिकल नेम थायमीन है, ये भी पूछ लेते हैं, इससे बेरी बेरी हो जाता है। एपेटाइटिक अपील कम हो जाती है, भूख कम लगती है, ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन हो गया, किलोसिस हो सकता है। विटामिन बी6 से कन्वर्जेंस हो सकता है डेफिशिएंसी से। विटामिन बी12 को पर्नीशियस एनीमिया भी बोलते हैं। विटामिन बी12 को कोबालामाइन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम कौन रहता है? कोबाल्ट रहता है। ये भी पूछ सकता है केस स्टडी में। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ विटामिन। ऐसा क्वेश्चन भी हमने देखा है, विच ऑफ द एसिड इज अ विटामिन। तो 3-4 एसिड के नाम दे दिए, उसमें से अगर एस्कॉर्बिक एसिड तो वो क्या है? विटामिन बी है। सिट्रस फ्रूट इसके आपके सोर्सेज रहने वाले हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन डी बोल देते हैं, है ना। और ऑस्टियोमलेशिया भी हो जाता है, इसमें बोन सॉफ्ट हो जाती हैं। विटामिन ई ये वेजिटेबल ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल से मिल जाएगा। और इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी ने मस्कुलर वीकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। विटामिन के जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा, और अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम बढ़ जाएगा। मैंने आपको बता रखा है, जब भी किसी बच्चे की बर्थ होती है तो डॉक्टर टिटनेस के इंजेक्शन के साथ साथ विटामिन के का इंजेक्शन भी लगाते हैं, क्योंकि विटामिन के की अगर कमी होगी तो जो अम्बाइलिकल कॉर्ड से मदर से अलग किया है वहां पर ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से देर में हीलअप होगा, ठीक है ना। तो विटामिन के का इंजेक्शन और टिटनेस का इंजेक्शन सबसे पहले बच्चों को लगाते हैं। देखिए न्यूक्लिक एसिड्स में आप ये शुगर मॉइटी याद रखिए। आरएनए में आपके पास बीटा डी राइबोज, डीएनए में बीटा डैश डी डैश 2 डैश डी ऑक्सी राइबोज, क्योंकि नंबर 2 से ऑक्सीजन हट गई है। आप देखिए यहाँ पे नंबर 2 पर OH है, यहाँ पे डीएनए का जो शुगर मॉलिक्यूल है वो क्या है? बीटा डैश डी डैश 2 डैश डी ऑक्सी राइबोज है। न्यूक्लियोसाइड अगर बनाना होगा बच्चों तो आप जो भी शुगर मॉलिक्यूल है उसमें बेस ऐड कर देंगे। बेस 2 तरह के हो सकते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स के एग्जाम्पल है एडेनाइन एंड ग्वानिन, ये दोनों प्यूरिन्स हैं। और थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल ये आपके कैसे हैं? पायरिमिडीन्स हैं। तो इनके स्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं प्यूरिन्स के एग्जाम्पल बताओ, तो एडेनाइन और ग्वानिन। पायरिमिडीन्स के एग्जाम्पल बताओ, साइटोसाइन, थाइमिन और यूरासिल। इसे याद रखेंगे। और अगर आपको न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो आप नंबर 5 पर एक फास्फेट यूनिट भी जोड़ देंगे। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट यूनिट का फर्क है, क्वेश्चन आ सकता है। A nucleotide is differ with nucleoside due to, ऑप्शन में दे दें, बेस, शुगर मॉलिक्यूल, लेकिन किससे होगा? फास्फेट यूनिट से होगा। ये ध्यान रखेंगे, जो 2 न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में फास्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़ते हैं। आपसे क्वेश्चन आता है फास्फोडाइएस्टर लिंकेज इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन दे दें, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड या कुछ और। तो किसमें? न्यूक्लिक एसिड्स में। ये इनका स्ट्रक्चर है भाई, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का।
और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो देखिए आ रहा है ये, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस। आपको एजर्शन रीजन दे देंगे, आपको एजर्शन दे दिया टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सही बात है। रीजन दे दे, बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसिस। स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस जैसा आप देखो, टी हमेशा ए के साथ बनाएगा ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जी हमेशा सी के साथ जाएगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो तीन तीन बॉन्ड दिखा रही है हाइड्रोजन बॉन्ड से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कॉम्प्लीमेंट्री तो है लेकिन आइडेंटिकल नहीं। आपसे क्वेश्चन आता है कि डीएनए की हाइड्रोलाइसिस की इक्वल नंबर ऑफ बेस पेयर्स मिल रहे हैं, ए रेशियो जी और टी रेशियो सी कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और स्पेसिफिक बेस पेयर्स के बीच में बॉन्ड बनेंगे, वो भी बॉन्ड कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है जी। बाकी आरएनए के बारे में आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, ये इनके टाइप्स हैं, इससे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, तो यही सब चीजें आप कर लेंगे, बात बन जाएगी।